आज हम पढ़ेंगे लेसन 6 जैव प्रक्रम में श्वसन। तो आइए देखते हैं श्वसन से के संदर्भ में क्रियाकलाप 6 क्या कहता है। क्रियाकलाप 6 में लिखा है, यहाँ पे 2 परख नली दिखाई गई है। एक परख नली एक का हिस्सा है जिसमें चूने के पानी में हम अपनी सांस छोड़ रहे हैं, सांस द्वारा वायु डाल रहे हैं। और दूसरा दिखाई दे रहा है परख नली बी में, उसमें भी चूने का पानी है और उसमें हम पिचकारी या किसी भी सिस्टम द्वारा वायुमंडलीय वायु डाल रहे हैं। अब इन दोनों क्रियाओं में हम वायु तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक हमारे द्वारा निश्वसन द्वारा छोड़ी गई वायु है और एक वायुमंडलीय वायु है। अब ये कह रहे हैं इस प्रयोग में क्रियाकलाप में चेक करने के लिए कि जो चूने का पानी है वह दूधिया हो जाता है। चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, दूधिया। लेकिन ये देखना है कि किस परख नली का पानी दूधिया पहले होता है, जल्दी होता है, और किस परख नली का चूने का पानी दूधिया बाद में होता है, देर में होता है। पहले और देर में होने का मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें अधिक होगी, जिस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, वह चूने का पानी जल्दी दूधिया हो जाएगा। और जिस परख नली में के चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा पहुँचेगी, वह देर में दूधिया होगा। तो हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे निश्वसन वाली वायु में भी होती है और वायुमंडलीय वायु में भी होती है, लेकिन वायुमंडलीय वायु द्वारा डाला गया वायुमंडलीय वायु के द्वारा जो चूने का पानी है वह देर में दूधिया होता है। इसका मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और हमारे निश्वसन द्वारा निकाली गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। तो यह इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा एडिशनल करना चाहते हैं कि चूने का पानी और दूधिया होना, ये तो विषय केमिस्ट्री का है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चूने का पानी होता है CaOH ट्वाइस होता है चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। अब जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हो जाता है, CO2 का अपचयन हो जाता है और बन जाता है CaCO थ्राइस। क्या बन जाता है? CaCO थ्राइस, कैल्शियम कार्बोनेट। और वह भी घुलनशील अवस्था में बदल जाता है, जिसके कारण से जो चूने का पानी होता है वह दूधिया हो जाता है। तो ये रहा फैक्ट चूने का पानी के दूधिया होने का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी का कि क्रियाकलाप 6.5। अब क्रियाकलाप 6.5 में क्या बताने की कोशिश हो रही है, ऐसे समझेंगे थोड़ा। तो कहा जा रहा है कि किसी फल का रस या चीनी का घोल में कुछ ईस्ट डालिए, और उसमें कार्क की नली लगाकर उसे हिलाइए, और फिर उसके ढक्कन को खोल करके उसमें पाइप डालिए और उस पाइप से एक दूसरे परख नली में जिसमें ताजे चूने का पानी रखा गया, उसमें उससे बनने वाली गैस को पहुंचाइए। फिर यहाँ भी वही कार्य हो रहा है कि अगर चूने का पानी एक परख नली में है और किसी दूसरे
मिश्रण में ईस्ट है और फलों का रस है या चीनी का घोल है, उसमें ईस्ट डाला गया है, तो कुछ ना कुछ वो क्रिया करेगा। क्या क्रिया करेगा? चूने के फलों का रस में सुक्रोज होगा या फ्रक्टोज होगा, चीनी का घोल होगा तो सुक्रोज होगा, तो फ्रक्टोज या सुक्रोज के साथ ईस्ट क्रिया करेगा, ईस्ट क्रिया करेगा और ईस्ट क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करेगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में जाएगी, चूने के पानी में जाएगी। इसमें चूने का पानी है तो क्या करेगा? इसे दूधिया बनाएगा। अब ये कह रहे हैं कि अब इसके समय का अवलोकन करिए, तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वह हमारे निःश्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है उससे कम होती है और यह इसमें जो समय लगेगा हमारी तुलना में अधिक लगेगा, हमारी तुलना में अधिक। आइए देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से निकली वो कहाँ से आई, वो किस क्रिया से गुजरी, बन के आई, और जो एस्टिमे से कार्बन डाइऑक्साइड आई उसमें कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई और उसकी क्रिया क्या दोनों की समान है? हमारे और ईस्ट के में उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या समान प्रक्रियाओं से गुजरती आती है? तो हम पाते हैं कि एक क्रिया तो एक है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सजीवों में, और वो है श्वसन की क्रिया। श्वसन की क्रिया, और श्वसन की क्रिया क्या है? तो जो पोषण में हमारे लिए ग्लूकोज बनता है और भोज्य पदार्थ बनता है, उसी ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन ईस्ट में और हमारे में यह प्रक्रिया अलग अलग होती है। इसमें यह जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और हमारे में जो प्रक्रिया होती है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ये फर्क है। और जैसा कि आप जानते हो कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है और इस 6 कार्बन वाले अणु को तोड़ने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो ऑक्सीजन ज़्यादा देता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, उसमें वह पूरा का पूरा टूट जाता है। लेकिन यह सीधे ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटता। ग्लूकोज सबसे पहले किस में चेंज होता है? पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है और फिर पायरुवेट 3 कार्बन वाला अणु होता है, उसमें टूटता है। और फिर यह पायरुवेट आगे के चरण के लिए जाता है जिसमें या तो ऑक्सीजन उपस्थित होगी तो भी, और या तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। और फिर जो फ़र्क होगा वो हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, जैसे विकसित जीवों में ये ऑक्सीजन की उपस्थिति वाले में, तो इसमें पूरा का पूरा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूट जाता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो क्रिया होती है ईस्ट में, और यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरा का पूरा ग्लूकोज के सारे कार्बन के अणु ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते और पूरा नहीं टूट पाते, इसलिए एक एथेनॉल बनता है। एथेनॉल वही C2H5 है, C2H5OH है, जिसे OH है, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, वही एथेनॉल है।
इसमें आप देखोगे कि ये C2 है, आप देखोगे कि ये कार्बन के 2 अणु है, तो यहाँ 2 कार्बन अणु है, 2 कार्बन वाला अणु वाला यौगिक है ये एथेनॉल, वो बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन ही नहीं मिला ज़्यादा, जो पूरे के पूरे कार्बन को हाइड्रोजन यानी कि ग्लूकोज में से अलग कर सके और फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके। और फिर पहला हमने देख ही लिया, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है उसमें तो सारे के सारे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं और ग्लूकोज के एक एक कार्बन का अणु टूट जाता है, अलग हो जाता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें ऊर्जा हमको थोड़ी सी मिलती है, इसमें हमको ऊर्जा थोड़ी मिलती है, ऊर्जा हमको कम ऊर्जा मिलती है। अब फिर जो हमारा एक तीसरा तरीका है पायरुवेट के टूटने का और कार्बन अणु बनने का, हमारे पेशियों में जब हम ज़्यादा थक जाते हैं यानी कि ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन कंज्यूम हो गई होती है, उस स्थिति में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और फिर जो पायरुवेट होता है वह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और हमको थोड़ी ऊर्जा देता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, यह लैक्टिक एसिड हमारे पेशियों में मरोड़ का, ऐंठन का यानी क्रैम्प का कारण हो सकती है। इसी कारण से हमारे अंदर पेशियों में क्रैम्पिंग होती है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा निकलती है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन से निकलने वाली ऊर्जा, कोई भी हो, यह ऊर्जा फाइनली एटीपी के रूप में संचित होती है। लेकिन आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दे यहीं पे कि ये जो क्रियाएं हैं ना, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती हैं वो और जो अनुपस्थिति में होती हैं वो, उनमें थोड़ा और एक फ़र्क होता है। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रियाएं होती हैं वह कोशिका द्रव्य में होती है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया वही जिसे ऊर्जा घर कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये विशेष फर्क होता है। अब जो श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा हमें प्राप्त हुई वह एटीपी के रूप में संचित होगी, और यह एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर जितनी आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा निकाली जाती है और सारी क्रियाएं संपादित होती रहती है। तो इस तरह से इसे आप कह सकते हो कि यह एक ऊर्जा की मुद्रा है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एडीपी के साथ जुड़ करके एटीपी में बदल करके संचित हो जाती है, और बाकी बात